कहानियों की श्रृंखला में एक बार पुनः मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आपके समक्ष ब्रिटेन से तेजेंद्र शर्मा की प्रसिद्ध कहानी छूता फिसलता जीवन लेकर उपस्थित हुई हूँ। यदि आपको यह कहानी अच्छी लगे तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी छूता फिसलता जीवन सुनिए वैदेही के स्वर में। 11 महीने के पैरी ने आज पहला कदम चला। अपने आप को संभाल नहीं पा रहा था। वह दौड़ा और बस गिरने ही वाला था कि मैंडी ने भागकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह पैरी की माँ है। पैरी की संभावित चोट ने उसके भीतर की औरत को जैसे आज अचानक जीवित कर दिया था। मैंडी यानी कि मनदीप ब्रार हाउंसलो सेंट्रल स्टेशन के निकट बुल स्ट्रूड एवेन्यू के एक घर में जन्मी, पली, बड़ी हुई। आज उसी घर में रहकर घुटती है, सोचती है और जीवन उसे छूता छोड़ता आगे बढ़ जाता है। कभी उसके मन में भी भावनाओं का प्रबल तूफान रहा करता था। उस तूफान का नाम था जेम्स, उसके अपने भाई कमलजीत का दोस्त। जेम्स सप्ताह में 2 दिन तो उसके घर ही रात का खाना खाता था। भारतीय चटपटा खाना उसकी कमजोरी थी। चुप चुप रहने वाला जेम्स अपनी अनकही बातों से भी मैंडी के दिल को बहुत कुछ कह जाता था। मैंडी स्वयं भी नहीं समझ पा रही थी कि प्यार एक तरफा है या फिर जेम्स भी उसके प्रति ऐसी ही कोमल भावनाएं अपने दिल में समाये है। जेम्स ने कभी भी मैंडी पर यह साफ नहीं किया कि उसका मन क्या कहता है। मैंडी के मन की बात मैंडी के दिल, दिमाग और आत्मा सभी सुन चुके थे। वह शाम को बन संवर कर जेम्स की प्रतीक्षा करती, जैसे कोई ब्याहता अपने पति के दफ्तर से आने पर करती है। पढ़ी लिखी मॉडर्न मैंडी अचानक जेम्स के मामले में एक भारतीय गृहिणी बन जाती है। मेज के दूसरी ओर से उसे खाना खाते देखती, निहारती और अलौकिक सुख का आनंद लेती। जेम्स मैंडी की बात समझा या नहीं, लेकिन उसकी माँ ज़रूर सब कुछ समझ गई। नीर उड़ जानिए, मैं तेरे सारे चाले देख रही हूँ। अपने मन में ये जो बात है इसे निकाल दे। मैं तेरा ब्याह उस गोरे नाल नहीं करना। मोए खसमा नू खाने दा, गाह दा मीट खाने दा। तू आपे सुधर जा, नहीं तो किसी दिन तेरी गुतड़ी घुमा छड़ूंगी। कमलजीत भी अपनी बहन की भावनाओं से परिचित था। औरों के मामले में दखल देना उसकी आदत में शामिल नहीं था। कई बार तो माँ को ही समझाने बैठ जाता। मैंडी बस माँ और भाई की बातचीत सुनती और मुस्कुरा भर देती। उसने कुछ खामोश निर्णय ले डाले थे। आवश्यकता पड़ने पर वह उन फैसलों पर अमल करने को भी तैयार थी। जैसे उसने सोच लिया था कि अगर जेम्स चाहेगा तो वह उसके साथ घर छोड़कर भाग जाएगी। किंतु जेम्स के लिए मैंडी की भावनाओं का कोई अर्थ नहीं था। न तो मैंडी उसके सपनों की रानी थी, न ही वह उसके मन में मैंडी के लिए प्रेम जैसी कोई भावना थी। कहने को उसकी अपनी एक गर्लफ्रेंड थी, लेकिन उसके लिए भी प्रेम जैसी कोमल भावना उसके दिल में नहीं थी। जेम्स के लिए गर्लफ्रेंड का अर्थ केवल सेक्स था, बस, और अधिक सेक्स। मैंडी तो अपने सपनों में बहुत आगे तक निकल गई थी। जेम्स उसके लिए केवल एक नाम नहीं था, वह उसके लिए एक जीने का पर्याय बनता जा रहा था। ट्रैक सूट पहने मैंडी बायरन पार्क में जॉगिंग कर रही थी। मन में कहीं एक चाह सी भी उठ रही थी कि काश ऐसे में कहीं से जेम्स आ जाए तो शाम कितनी रंगीन बन सकती है। आसमान में हल्के हल्के बादल, बायरन पार्क की हरियाली, पेड़ों की पत्तियों में पतझड़ के खूबसूरत रंग और उसके हाथों में जेम्स के हाथ। क्या रोमांस का अर्थ इससे अधिक रोमांटिक हो सकता है? पास ही कुछ लड़के
फुटबॉल खेल रहे थे। उनमें जेम्स को ढूंढने का प्रयास कर रही थी। मन ही मन वाहे गुरु से प्रार्थना कर रही थी। प्रार्थना स्वीकार हो गई। सामने पार्क के गेट से जेम्स भीतर आता दिखाई दिया। डूबते सूरज के झुरमुटे में भी वह जेम्स को पहचान गई। एकदम ग्रीक देवता सा लग रहा था। लपकी, हाय जेम्स। हाय मैंडी, जेम्स ने जरा खुली आवाज में कहा। मैंडी के घर में तो शर्माता ही रहता था। आज मैंडी भी अचानक मिली प्रसन्नता के कारण जैसे हवा में तैर रही थी। कैसे हो जेम्स? मैं ठीक। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारा इंतजार। झेप सी गई मैंडी। रियली? अब और क्या कहती मैंडी। दोनों साथ साथ चलते पार्क के चक्कर लगाने लगे। अब तक मैंडी ने पार्क की गतिविधियों की ओर ध्यान ही नहीं दिया था, क्योंकि उसकी आंखें तो अनजाने में जेम्स की प्रतीक्षा कर रही थी। जेम्स के आ जाने के बाद उसकी निगाह पार्क की अन्य गतिविधियों पर भी टिकने लगी। अचानक एक छोटा सा वायुयान जेम्स के पैरों के पास आकर गिरा। जेम्स चौंका। अपने को बचाता हुआ घबराहट में 2-4 कदम पीछे को हटा। इधर उधर देखा। एक काला लड़का हाथ में रिमोट कंट्रोल लिए उनकी तरफ बढ़ा आ रहा था। बट द फक्स वॉज दैट? जेम्स का गुस्सा उसकी आवाज से साफ जाहिर था। उस काले लड़के ने खास जमैकन लहजे में जेम्स को कहा, सॉरी मैन, आई डिडंट मीन टू हर्ट यू, और बात को रफा दफा कर दिया। मैंडी अचानक उत्पन्न हुई स्थिति से गड़बड़ा सी गई थी। उसे डर था कि जेम्स कहीं उस काले लड़के से भिड़ न जाए, कहीं उनकी शाम इस हादसे की भेंट न चढ़ जाए। उसने जेम्स के गुस्से को शांत किया और उसे लेकर आगे को बढ़ गई। अभी तक मैंडी सहज नहीं हो पाई थी। एक वृक्ष की ओट में एक युवा जोड़ा चुंबन में लिप्त दिखाई दिया। मैंडी के बदन में जैसे सिहरन की एक लहर सी दौड़ गई। अचानक उसके हाथ की पकड़ का दबाव जेम्स पर बढ़ गया। जेम्स ने मैंडी की ओर देखा। वह झेप गई। दोनों साथ साथ चलते पार्क के उस कोने तक आ गए जिसके साथ कब्रिस्तान सटा था। जेम्स, यह जगह रात के वक्त कितनी डरावनी लगती है ना? वेल, मुझे तो कभी ऐसा नहीं लगा। मुझे तो हमेशा ऐसा महसूस होता है कि यहाँ लोग गहरी नींद में सो रहे हैं और किसी भी तरह का शोरगुल उनकी नींद में खलल नहीं डाल सकता। तुम कभी इस कब्रिस्तान के भीतर गए हो? हाँ, 3 बार, लेकिन दिन के वक्त, अपनों को गहरी नींद सुलाने। आई फील सो रोमांटिक अबाउट इट। चलो मुझे भी दिखाओ ना। मैंडी मचल पड़ी। जेम्स ने विचित्र सी नज़रों से मैंडी को देखा और उसका हाथ पकड़कर कब्रिस्तान के भीतर हो लिया। मैंडी अलग अलग कब्रों पर लिखे नाम और इबारतें पढ़ रही थी। कई कब्रें तो 100-125 साल से भी अधिक पुरानी थीं। कहीं फूलों के गुलदस्ते दिखाई दे रहे थे। जेम्स, क्या वे सभी लोग यहाँ दफन हैं जिनके बारे में यहाँ लिखा है? नो मैंडी, कभी कभी यहाँ केवल प्लाक लगा देते हैं। जैसे किसी की मौत समुद्र में हो गई और शव नहीं मिला तो दफन करना संभव नहीं होता ना। हाउ रोमांटिक जेम्स। तुम लोगों के मरने के सैकड़ों साल बाद भी एक फीलिंग ऑफ अटैचमेंट रहती है कि तुम्हारा कोई अपना जमीन के इस टुकड़े के नीचे मौजूद है। शायद इसीलिए तुम्हारे यहाँ आत्मा का कॉन्सेप्ट ज़्यादा ऑथेंटिक लगता है। हमारे यहाँ तो सीधे आग के हवाले कर देते हैं और 2 ही मिनट में सब कुछ जलकर राख। जेम्स को जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दे रहा था। वह किसी सोच में डूबा था। मैंडी कभी उस तितली को देखती जो कभी किसी कब्र के फूलों पर जा बैठती, कभी किसी पर मंडराने लगती। उसे महसूस हो रहा था कि पिछले जन्म में वह जरूर किसी ईसाई परिवार का हिस्सा रही होगी। उसे हमेशा आग से बहुत डर लगता है। कब्र अगर कभी खुदे तो उसके गहनों से कोई भी पहचान सकता है कि यह खूबसूरत गहने पहनने वाली मनदीप कौर बरार थी। वाओ, हाउ ग्रेट। जेम्स, तुम जानते हो आगरे में ताजमहल में शाहजहां और मुमताज महल एक दूसरे के अगल बगल सो रहे हैं। मेकिंग लव इन प्रेजेंस ऑफ दीज ग्रेट सोल्स मस्ट बी अ ग्रेट फीलिंग।
जेम्स ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके हाथ की पकड़ मैंडी के हाथ पर और सख्त होती गई। जेम्स, इट पेन्स, मुझे दर्द हो रहा है। जेम्स के चेहरे के भावों पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ। अचंभित खड़ी मैंडी अब डरने लगी थी। उसने जेम्स का ऐसा रूप पहले कभी नहीं देखा था। जेम्स पर जैसे एक वहशत सवार थी। मैंडी ने पाया कि वह चाह कर भी चीख नहीं पा रही। वह प्रयत्न कर रही थी कि जेम्स को धकेल कर परे कर दे, लेकिन जेम्स ने अपने बल का प्रयोग कर मैंडी को पेड़ों को झुरमुटे के नीचे गिरा लिया और वह स्वयं उस पर सवार हो गया। उसके हाथ मैंडी की स्कर्ट और ब्लाउज में घुसते जा रहे थे। मैंडी तकलीफ में थी। छूता फिसलता जीवन बढ़ता जा रहा था। मैंडी चिल्ला रही थी, लेकिन उस कब्रिस्तान में अधिकतर मुर्दे ब्रिटिश राज के लोग थे, जो इस बात के शायद आदि थे कि एक गोरा युवक एक भारतीय मूल की लड़की के साथ जबरदस्ती कर रहा है। मैंडी ने सदा ही जेम्स के साथ हम बिस्तर होने के स्वप्न देखे थे, लेकिन इतनी बेहूदगी के साथ नहीं। वासना मैंडी में भी मौजूद थी, लेकिन प्रेम के साथ। फिर भी मैंडी के शरीर में जेम्स के छू लेने मात्र से एक तनाव से उत्पन्न हो रहा था। बस कुछ ही पलों में सब कुछ समाप्त हो गया। मैंडी अब भी उम्मीद लगाए बैठी थी कि जेम्स प्रेम के दो शब्द बोलेगा। जेम्स बोला, लुक मैंडी, किसी को कुछ बताना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और वह मैंडी को उसी हालत में छोड़कर चलता बना। मैंडी स्तब्ध पड़ी रह गई। कब्रों में दफन लाशों के बीच वह अकेली ताजा लाश पड़ी थी, जिसे कोई दफन करने वाला वहां नहीं था। उस पर फूल चढ़ाने वाला कोई नहीं था। बस उसकी मिट्टी खराब करके जेम्स वहां से चलता बना। सूजी आंखें लिए मैंडी अपने घर पहुंची। बीजी ने देखा, हाय नी तैनू की होया? मैंडी चुप। बीजी ताड़ गई कि कुछ न कुछ हादसा तो जरूर हुआ है। लड़की गुमसुम सी हो गई है। बेटी के कपड़ों की तरफ देखा। उसके चेहरे पर, गले पर लगे खरोंच के निशान सब अपनी कहानी कह रहे थे। माँ बेचैन हुए जा रही थी। बेटी का स्वप्न भंग हो चुका था। कब तक अपने दर्द को भीतर समेटे रहती? रुलाई फूट पड़ी और माँ सख्ते में रह गई। नमक हराम कमीना, वाहे गुरु दी मार पए उस कंजर ने। माँ इस दुविधा में थी कि बेटे को बताए या न बताए, खून खराबा न हो जाए। पति को बताती है, वो सीधा पुलिस के पास जाएगा। यहाँ के कानून पर उनको अंधविश्वास है। दारजी घर में ही थे। कमल जी तभी लौटा नहीं था। माँ की आवाज़ दारजी तक भी पहुँच गई। दारजी भी कमरे में आ गए। उनकी अनुभवी आंखों ने पल भर में ही ताड़ लिया कि मामला गड़बड़ है। पत्नी की ओर प्रश्नवाची दृष्टि से देखा, फिर पुत्री की दशा देखी। जेम्स का नाम वो सुन ही चुके थे। देखो, इस मुल्क में कानून नाम की चीज़ मौजूद है। काके को कुछ बताने की ज़रूरत नहीं। तुसी दोनों मेरे नाल चलो। याद रखो, जेकर हमने कानूनी कार्रवाई नहीं की तो हम जेम्स को कभी भी सज़ा नहीं दिलवा पाएंगे। इसलिए ज़रूरी है कि पहले पुलिस स्टेशन चल के रिपोर्ट लिखवाई जाए और मनदीप का मेडिकल करवाया जाए। काके को उसके बाद भी बताया जा सकता है। दारजी ने खड़े कदमों ही पत्नी एवं पुत्री को साथ लिया और हाउसलो पुलिस स्टेशन की तरफ कार बढ़ा दी। पुलिस स्टेशन में जब प्रतीक्षा करते करते 1 घंटे तक किसी ने उनकी सुध भी नहीं ली, दारजी का विश्वास भी डगमगाने लगा। वे बार बार उठकर काउंटर पर बैठे पुलिस कांस्टेबल से रिपोर्ट लिखने को कह रहे थे, लेकिन वह बार बार उनको इंतज़ार करने को कह देता। जब दारजी ने देखा कि उनके बाद आई एक सफ़ेद ब्रितानवी औरत की रिपोर्ट उनके सामने ही उनसे पहले लिख ली गई है, तो उनकी बर्दाश्त से भी बाहर होने लगा। वे उठकर अंग्रेजी में लगभग चिल्ला पड़े, ऑफिसर, तुम्हें इस तरह हमारी बेइज्जती करने का कोई अधिकार नहीं। हम भी इस देश के टैक्स अदा करने वाले बाइज्जत शहरी हैं। मैं भी काउंसिल में ऊंचे पद पर काम करता हूँ। मुझे आपकी रिपोर्ट आपके ऊंचे अधिकारी से करनी पड़ेगी।
आपका यह रेसिस्ट एटीट्यूड ही पुलिस की बदनामी का बायस है। सामने बैठा अधिकारी दारजी की अचानक डांट से गड़बड़ा गया। उसे किसी भी भारतीय मूल के व्यक्ति से इस प्रकार की भाषा की उम्मीद ही नहीं थी। वह दारजी की पोजीशन की इज्जत करते हुए रिपोर्ट लिखने बैठ गया। मैंडी के मेडिकल चेकअप के लिए उसे अस्पताल भेजा गया। मैंडी चुप थी, बीजी परेशान और दारजी आगे की सोच रहे थे। पुलिस ने केस दर्ज कर लिया था। अस्पताल की रिपोर्ट में साफ कर दिया था यह करतूत जेम्स की ही है। जेम्स का वही पुराना राग था कि मैंडी ने अपनी मर्जी से उसके साथ संभोग किया है। केस अदालत पहुंचने वाला था। पेशी की पहली तारीख भी तय हो गई थी। मैंडी के लिए हाउंसलो, बाथ रोड, हाई स्ट्रीट सभी के अर्थ बदल गए थे। हीथ्रो हवाई अड्डे पर उतरने वाले विमान आज भी वहां से नीचे होकर गुजरते थे, लेकिन उन्हें देखकर उसके दिल में अब कुछ नहीं होता था। दिल धड़कता है लेकिन जिंदा मालूम नहीं होता। सड़क पर, स्टोर में, पेड़ के झुरमुटों में युवा लड़के लड़कियां आज भी चुंबन लेते दिखाई देते हैं, लेकिन मैंडी पर उसका कोई असर नहीं होता। मैंडी का चहकना बंद हो गया था। अब वो डाइनिंग टेबल पर आती ही नहीं थी, बस अपने कमरे में चुपीती खाना खा लेती थी। समय बीत रहा था किंतु मैंडी अब भी चुप थी, परेशान थी, कुछ सुझाई नहीं दे रहा था। आज बहुत दिनों बाद उसने सोचा, अगर जेम्स उससे प्यार से यह सब करने को कहता तो वह कितनी आसानी से तैयार हो जाती। वह तो उन पलों की कब से प्रतीक्षा कर रही थी। फिर जेम्स ने ऐसा क्यों किया? क्या यह उसके प्यार करने का अंदाज है? किंतु उसके व्यवहार में प्रेम तो कहीं भी महसूस नहीं हो रहा था। वह तो एक वहशी दरिंदे की तरह पेश आ रहा था। उसमें केवल वासना थी। प्रेम अगर होता तो क्या वह महसूस न कर लेती? कहीं वह जेम्स के प्रति अधिक कठोर तो नहीं हो गई? कहीं वह अपने माता पिता के कहने में आकर तो यह कदम नहीं उठा गई? नहीं, ऐसा नहीं है। उसने सही कदम उठाया है। वह यह सब जानकर कोई भी ऐसा नहीं करता। जब वह स्वयं जानवर नहीं है तो किसी जानवर को अपनी इज्जत से क्यों खेलने दे? कमलजीत के लिए अपने आप को रोक पाना बहुत ही कठिन हो रहा था। दारजी को बहुत मेहनत करनी पड़ी उसे समझाने में। काका, तू मेरी बात सुन। तू उसे अगर मार देगा तो तुझे भी जेल हो जाएगी। बस पुत्र, तू उसे छोड़, उसे जेल ना करवा। काका, याद रखो कि गुस्से नाल कभी कोई हल नहीं होता। यानी गुस्से के समय कोई भी काम होता नहीं है। तुम अपने दुखों को कम करो, सोचना कम करो। मैंडी फिर गहरी सोच में डूब गई। जेम्स अब भी उसके सपनों में आता है, उसे परेशान करता है, उससे बातें करता है। मैंडी परेशान इसीलिए भी है कि असल जिंदगी में तो जेम्स ने कभी उससे बातें की ही नहीं। उसकी आवाज़ में बस एक बात उसके दिल पर छाई रहती थी, लुक मैंडी, किसी को कुछ बताना नहीं, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। यह आवाज़ रह रहकर मैंडी को कचोटती है। अगर इसकी जगह सिर्फ इतना ही कह देता, मैंडी आई लव यू, तो मैंडी तो उस पर वारी वारी जाती। अगर वो अब भी मुझे मनाने के लिए आ जाए और मुझसे प्यार की इजाज़त मांगे तो क्या मैं उसको ना कह पाऊंगी? क्या सोच का कोई अंत नहीं होता? अवश्य होता होगा, लेकिन मैंडी तो सोच से बाहर आना ही नहीं चाहती। सपनों की दुनिया उसे कहीं अधिक हसीन लगती है। उसे अब भी उम्मीद है कि जेम्स शायद उसे माफ़ी मांगने आ जाए। डाइनिंग टेबल पर अब भी वो कुर्सी को निहारती है जिस पर जेम्स बैठकर भोजन खाया करता था। 3 महीने बाद भी उससे भोजन खाया नहीं जा रहा। दिल मितलाने लगा है। सुबह तो बिना भोजन किए ही मितली होने लगी थी। बीजी ने देखा, उसका चेहरा फक पड़ गया। झट से बेटी को कुर्सी पर बिठाया, उसकी पीठ मली। बेटा, कैसी है तबीयत? जी कैसा हो रहा है? बीजी किचन में गई और वहां से नींबू का खट्टा मीठा अचार ले आई। थोड़ा सा खा ले बेटी, तबीयत संभल जाएगी। बीजी ने देखा कि अचार चाटने से मैंडी बेहतर महसूस करने लगी है। मुंह से निकल पड़ा, वाहे गुरु, तू ये क्या कर दिया?
रात को भोजन के बाद बीजी ने दारजी से बात शुरू की। जी तुमसे मुझे एक बात करनी है। बोलो गुरप्रीत, की होया? जो नहीं होना चाह इदासी हो गया ओ जी। पहेलियां न बुझाओ, सीधी सीधी बात करो। कुड़ी को उल्टियां हो रही हैं जी, फटाफट एबॉर्शन करवाना पड़ेगा। हमारी तो पहले ही नाक कट गई है, अब अगर ये खबर फैल गई तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। तू जरा मनदीप से बात करके देख, क्या कहती है? मनदीप अपनी हालत से बेखबर सो रही थी। माँ बाप की नींद सिरे से गायब थी। माँ सुबह के इंतजार में आंखें जपजी साहब के गुटके में गड़ाए थीं, तो पिता कुर्सी पर बैठे बैठे आगे की रणनीति सोच रहे थे। मनदीप की चिंता न जेम्स को थी, न दारजी और बीजी को। सबको अपनी चिंता थी। सुबह के आने के साथ ही बीजी मनदीप के आसपास घूमने लगी। बच्चिए, तेरा मेंसेस हुए कितने दिन हो गए? कोई तकलीफ तो नहीं है? हाँ बीजी, 2-3 महीने तो हो गए। मैंने तो अभी तक सोचा भी नहीं था। देख दिए, एक बार ठीक तरह से समझ ले, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तू हाल ही में बच्चा जन्म देने लायक हो गई है। हाले तेरा ब्याह भी करवाना है असी। पुत्तरा, एह गर्भ को तेनू गिरवाना पड़ेगा। सन्न सी खड़ी रह गई मनदीप। जेम्स से अनचाहा मिलन भी अपनी याद की निशानी उसके पेट में छोड़ गया था। आई हेट दैट बास्टर्ड। मनदीप के मन से जेम्स के लिए बस गालियां ही निकल रही थीं। उसने बीजी की किसी बात का जवाब नहीं दिया, बस आंखें गीली करती रही। उसने बोला एक शब्द भी नहीं। बीजी अपने दोस्तों में पता करने का प्रयास करती रही कि किसी ऐसे क्लिनिक का पता चल जाए जहां चुपके से जाकर एबॉर्शन हो सके। उनकी भूख और नींद दोनों ही उड़ गई थी। मैंडी कुछ तय नहीं कर पा रही थी कि एबॉर्शन करवाना है या नहीं। उसके पेट में जो बच्चा पल रहा है वो जेम्स का है या मेरा, बहुत मुश्किल हो रही थी उसे। जेम्स के प्रति उसकी नफरत बढ़ती जा रही थी। अगर जेम्स ने उससे विवाह किया होता और वह गर्भवती होती तो दोनों गर्भ ठहरने के पहले और बाद में बच्चे के बारे में कितनी बातें करते, उस होने वाले बच्चे के भविष्य की चर्चा करते। यह बच्चा अनचाहा बच्चा नहीं होता। इस बच्चे के माता पिता की चाहत इस बच्चे के लिए पैदा होने से पहले ही कितनी दुआओं और शुभकामनाओं का माहौल पैदा कर देते। मंजीत को मनाते मनाते बीजी को न मालूम कितने महीने बीत गए। हालांकि अभी मैंडी का पेट बहुत बड़ा नहीं दिखाई दे रहा था, फिर भी बीजी की निगाह हर वक्त मैंडी के पेट पर ही लगी रहती। अंततः मैंडी डॉक्टर से मिलने के लिए राजी हो गई। डॉक्टर ने देखा, टेस्ट किए। मिसेस ब्रार, आई एम सॉरी, अब तो देर हो चुकी है। इस स्टेज पर सर्जरी करने से बच्चे के साथ साथ माँ की जान को भी खतरा हो सकता है। अब तो इस बच्चे को जन्म लेना ही होगा। हार कर बैठ गई थी बीजी। आज अदालत में जेम्स का फैसला होने वाला था। मैंडी अब भी उम्मीद लगाया है कि जेम्स उससे माफ़ी मांग लेगा और सब ठीक हो जाएगा। अगर जेम्स को माफ़ी मांगनी होती तो हालात यहाँ तक पहुँचते ही कैसे। बीजी अपनी बेटी को लेकर आखिरी महीने के लिए बर्मिंघम में अपनी एक सहेली के घर रहने चली गई। चंचल खन्ना उनकी बचपन की सहेली थी। दोनों को एक दूसरे के सभी राज मालूम थे। यह कैसे छुपा रहता। बेटा पैदा हुआ, मैंडी ने उसे देखने से भी इनकार कर दिया। जेम्स के प्रति बढ़ती नफरत ने उसे अपने पुत्र से भी बेसरोकार कर दिया। चंचल ने ही पुत्र का नाम दिया पैरी। चंचल का कहना था कि बेटा बहुत प्यारा है, बिल्कुल प्यारे मोहन, ब्रिटेन के लिए पैरी। किंतु मनदीप के मन में उस बच्चे के लिए कोई प्यार नहीं था और न ही सरोकार। बच्चा जगत में बीजी की इच्छा के विरुद्ध आया था, किंतु उसका सारा काम बीजी को ही करना पड़ता था। मनदीप तो बस पड़ी रहती, कभी उठती, नहाती, भोजन करती, लेकिन चुपचाप पड़ी रहती। जेम्स को ही सजा में भी उसे कोई रुचि नहीं थी। उस सजा ने बीजी और दारजी को जरूर तसल्ली दी, किंतु मनदीप के लिए उसका कोई अर्थ नहीं था। अब जेम्स का जिंदा होना या न होना मनदीप के लिए कोई अर्थ नहीं रखता था। जज ने भी जेम्स को कहा था
कि अगर वह मनदीप से माफ़ी मांगकर उससे विवाह की पेशकश करे तो उसकी सज़ा कम की जा सकती है या फिर केवल कम्युनिटी सर्विस से ही सज़ा पूरी हो सकती है। लेकिन जेम्स के मन में मनदीप के लिए ना तो कोई स्थान था न चाहता था। पैरी के रोने सोने खाने या पीने में मनदीप को कोई रुचि नहीं थी। एक दिन दारजी तक ने कह दिया, ये मुंडा सोना कितना है, लेकिन मनदीप ने कभी कोई ध्यान ही नहीं दिया। सब परेशान थे कि ऐसा क्या किया जाए जिससे मनदीप के मन में जीने की चाह एक बार फिर पैदा हो जाए। सब के सब अपने यत्नों में असफल हो चुके थे, लेकिन आज जब पैरी बस गिरने ही वाला था कि मैंडी ने भागकर उसे अपनी बाहों में भर लिया, अपनी गोदी में बिठा लिया। आज पहली बार उसे महसूस हुआ कि वह पैरी की माँ है। पैरी की संभावित चोट ने उसके भीतर की औरत को जैसे आज अचानक जीवित कर दिया था। पैरी मुस्कुराया और मैंडी के गालों को चूम लिया। धन्यवाद।